डिस्कशन किया है कि क्या क्या सब्जेक्ट मैटर रहेंगे, ठीक है। उसी सब्जेक्ट मैटर को हम पढ़ाई कर रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर का भी मैंने ग्रुप में एक लिंक भेजा था, अब सबको मिला है कि नहीं? एक लिंक भेजा था, वेबसाइट का लिंक, ठीक है। वहां पूरे सिलेबस में जो जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर वाला सारे के सारे सिलेबस वहां लिखा गया है, ब्लू मार्क में है। उसको क्लिक करेंगे तो वीडियो निकलकर, उसी रिलेटेड वीडियो निकलकर आएगा। उसको हाइपरलिंक किया गया है, ठीक है। अब उसको क्लिक करेंगे तो वीडियो निकलकर आएगा, उसको भी देखें। फर्स्ट सेमेस्टर जो है बेसिक था, तो आज हम डिस्कशन करेंगे जो आज जो परीक्षा आप लोगों ने दी। मैंने देखा बहुत मतलब अच्छा मतलब अंक प्राप्त नहीं करे हैं आप लोग, कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग भूल गए होंगे, इसलिए मैं ये इवैल्यूएशन में नहीं ले रहा हूं, ठीक है। ये मैं इवैल्यूएशन में नहीं ले रहा हूं। आशीष धनसराटे जी, आप भी अपना वीडियो ऑन करके क्लास करें, अच्छा लगेगा। आशीष जी, आशीष जी महाराष्ट्र से। आशीष जी सुन पा रहे हैं? आपने आज परीक्षा दी कि नहीं? आशीष जी, एम आई ऑडिबल? आशीष जी को शायद मेरा आवाज नहीं पहुंच पा रहा है, कोई बात नहीं। हम स्टार्ट करते हैं कि आज का जो विषय था एक रिफ्रेशमेंट एग्जाम था। रिफ्रेशमेंट मतलब आप लोगों ने कई एग्जाम दिए, ठीक है, आप लोगों ने कई एग्जाम दिए हैं और कुल मिलाकर एक सेमेस्टर भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैं बहुत दिनों के बाद क्योंकि क्लास फिर रिज्यूम हुआ, इसी हेतु कि थोड़ा पूरे सिलेबस को क्वेश्चन और आंसर के माध्यम से रिफ्रेश करा दे, एक रिवीजन करा दे, इसी हेतु आज का एग्जाम हुआ। मैंने इसीलिए कल का भी मैंने कोई क्लास नहीं रखा कि आप लोगों ने थोड़ा पढ़ाई करेंगे, ठीक है। मैं चाहता था कि आप लोग थोड़ा रिफ्रेश हो जाओ, ठीक है। तो एक वन बाय वन हम जल्दी से 100 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। हम लोग अभी 100 क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं। मैं क्वेश्चन आपके समक्ष पढ़ूंगा और आप में से जो मतलब उसका आंसर पूरी तरह से जानते होंगे वो उत्तर देना है। अपना माइक को ऑन करेंगे और उत्तर देंगे। आज का जो सब्जेक्ट था मीडियम रेंज का था, मतलब ना आसान था ना, हाँ प्रणाम। आज का जो एग्जाम था मैंने ज्यादा डिफिकल्ट भी ना रखा ना इजी रखा, एक मॉडरेट लेवल का एग्जाम रखा। क्यों? मैंने सोचा कि यदि ज्यादा डिफिकल्ट करूंगा तो फिर असुविधाएं आ सकती। तो जो चीज आज के जो मतलब क्लास में डिस्कशन करने योग्य थे, बस उसी ऊपर मैंने क्वेश्चन सेट करे और वही क्वेश्चन रिपीट भी हुए होंगे, आप लोगों ने उसको फेस कर चुके हैं। मैंने ज्यादातर रिपीट क्वेश्चन ही करे हैं ताकि आपके मन में कोई शंका ना आए, कोई डाउट ना आए और आपको पूरी तरह से याद आ जाए कि मैंने इस क्वेश्चन को पहले से ही अटेम्प्ट कर चुका हूं, इस प्रकार का फीलिंग्स आए। तो इसी हेतु मैंने कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट नहीं किया था, ठीक है। एक समझदार के लिए काफी है, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने अभी आपके समक्ष रखता हूं। पहला देखो, ये एक रिसफल क्वेश्चन था, मतलब किसी को एक नंबर 1 मिलेगा तो किसी को 10 नंबर में भी वो मिल सकता है।
रिशफल क्वेश्चन है। तो पहला जो मेरे भाग में अभी जो आया क्वेश्चन वो है कि वेग के ऊपर क्वेश्चन था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप लोगों ने यदि पढ़े होंगे तो जो ब्लोटिंग होता है, ब्लोटिंग मतलब जानते हैं ना, पेट जो फूलता है इसको कहते हैं उदावत। पेट जो फूलता है, फूल जाता है। प्राय लोगों को अभी ये वर्षा ऋतु में तो ये बहुत दिखाई देता है, ये रोग उदावत। ये कौन से वेग को रोकने से होता है बताइए? उतावट, जिसको हम ब्लोटिंग कहते हैं, पेट फूल जाना, गैस रहता है भीतर, अनईजी फील आता है। तो हम लोगों ने 13 वेग के ऊपर डिस्कशन करे थे, तो उनमें से एक वेग ऐसा था जिसको रोकने से ब्लोटिंग का शिकायत ज्यादा होता है। और आमतौर पर यह बहुत बड़ा शिकायत है, सबके पास ये प्रॉब्लम होता है। और आपको ये क्वेश्चन के माध्यम से पता चल जाएगा कि ये हमारा ही गलतियों के कारण हो रहा है। कौन से ऐसे वेग हैं जिसको रोकने से ब्लोटिंग होता है? कौन बताएगा? ऑप्शन तो आपके समक्ष होंगे। छींक का वेग, अधोपात, अधोपात, अधोपात मतलब क्या? पार पार, ठीक है। मल का वेग, श्रम जनित श्वास। इसमें से कौन सा उत्तर सही है? कोई बता सकता है? पार। इसको क्या कहेंगे? संस्कृत में क्या कहते हैं इसको? अधोपात, ठीक है। जान लो, जो पार है हमारा मतलब अपान वायु, जिसको हम अपान वायु कहते हैं, मल मार्ग से जो गैस निकलता है, ठीक है, इसको अधोबात, अधोबात कहते हैं। इसको रोकने से क्या होगा? ब्लोटिंग, ठीक है, ब्लोटिंग का शिकायत होता है, ठीक है। ब्लोटिंग को क्या कहते हैं? उदावर्त, ठीक है, उदावर्त, ये संस्कृत का नाम है, उदावर्त। उदावर्त रोग मतलब ब्लोटिंग, ठीक है, पेट में गैस जम जाना, फूल जाना। आ गया समझ में? तो कोई भी अपना अपान वायु वेग को, अधोवाद वेग को ना रोके। रोकने से ये पेट फूलेगा और ब्लोटिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। और एक वेग के बारे में क्वेश्चन था कि जो शरीर में अड़ग भड़गा, अड़ग भड़गा मतलब कटिंग जैसा पेन होना, टोटल बॉडी में कटिंग जैसा, मतलब काटने वाला, होल बॉडी में ऐसा फील होता है कि हमारे शरीर में एक काटने जैसा, कोई काट रहा है, ऐसा फीलिंग आता है। तो बताओ कौन से वेग को रोकने से आता है ऐसा फीलिंग आता है? अधोबात, नींद का वेग, मल का वेग, पेशाब का वेग, कटिंग जैसा मतलब शरीर को ऐसा काटने जैसा फीलिंग आ रहा है, चुभने जैसा। हम कहते हैं क्या है, हिंदी में कहते हैं चुभने जैसा लगता है, शरीर को कुछ चीज चुभ रहा है। तो ऐसा कौन सा वेग है जिसको रोकने से ऐसा होता है? कोई बता सकता है? एनीवन कैन आंसर? अपने हिसाब से बताइए, भूल होगा तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। किसने बताए? नाम 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 कहिए। नाम जी। वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए। वीडियो ऑन करें। हाँ, अब बताएं। भवतो साहू, ठीक है, ये सही बात है कि
यदि हम अपने पेशाब के वेग को यदि रोकने का कोशिश करेंगे तो पूरे शरीर में चुभने जैसा पेन होगा, कटिंग पेन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अड़क भड़गा। संस्कृत में इसको कहते हैं अड़क भड़गा। ठीक है, और इंग्लिश में कहेंगे तो कटिंग पेन इन थ्रू आउट द बॉडी, और हिंदी में कहेंगे तो शरीर के सारे अंग में चुभने जैसा लगेगा। ये कैसे होता है? जब शरीर में टॉक्सिन आ जाते हैं, ठीक है, मूत्र के मार्ग से जब अवरोध पैदा हो जाए तो शरीर के भीतर टॉक्सिन आ जाएगा, तो वहां ऐसा लगेगा कि कोई चीज चुभ रहा है, पेन आएगा। आ गया समझ में? वेगों के ऊपर था ये क्वेश्चन। बाकी से ये तो 2 क्वेश्चन रखे, और भी बाकी जो वेग है, नींद का वेग, ठीक है, मल का वेग, कोई बता सकता है? पाइल्स जो होता है, अर्श, भवंतर, फिस्टुला, ये सारे रोग कौन से वेग को रोकने से होता है? कौन से वेग को रोकने से पाइल्स, फिस्टुला, भवंतर ये होता है? ये आम जानकारी है। जी, क्या? मल का वेग। वेरी गुड। मल का वेग को रोकने से ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन से ही ये पाइल्स, फिस्टुला, इस सारे के सारे रोग, मल द्वार संबंधी रोग होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखो घोड़े को देखे होंगे। घोड़ा क्या करता है? जिस प्रकार से वो मल त्याग करता है, बाकी भी पशु, आप गाय देखो, बैल को देखो, वो लोग मल करने का एक विधि है, वो अपने मल द्वार को सिकुड़ते हैं, जिसको हम अश्विनी मुद्रा कहते हैं। तो ये करने से क्या होता है? पाइल्स का शिकायत जीवन में कभी नहीं आता, क्योंकि वहां जो नाड़ी होते हैं वहां ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है। अगर हम जोर मतलब उसको मल का वेग को रोकने का कोशिश करेंगे तो वहां क्या होगा? मल में जितने टॉक्सिन होंगे वो वहां इकट्ठा होने लगे, और वहां इनडायरेक्ट मस्से, जो मस्से होते हैं, वहां पनपने स्टार्ट होता है। क्यों? वहां का जो रक्त ब्लॉक हो गया, असंतुलित हो गया, विषैला हो गया। ठीक है, अब आते हैं एस्ट्रो आयुर्वेद के ऊपर। एस्ट्रो आयुर्वेद मतलब आयुर्वेद में ज्योतिष विज्ञान। तो एक चीज है जो शुक्र महाग्रह है, कौन से पेड़ में उनका स्थान माना गया है? ऐसा एक पौधा है या पेड़ है जहां शुक्र का स्थान माना गया है? बताइए। ऑप्शन में था गुल्लर, आम, पीपल, पलाश। 4 ऑप्शन दिया गया था। तो इनमें से देखो, गुल्लर का एक महाग्रह, आम का एक महाग्रह, पीपल का एक महाग्रह, पलाश का एक महाग्रह। मैंने बताया था कि जो नवग्रह हैं उनके लिए एक फेवरेट पेड़ होते। ठीक है, ये इसको क्यों कहा मैंने? इसमें आयुर्विज्ञान है। मैं बताऊंगा, पहले आप बताओ, उसका उत्तर बताओ, फिर उसका आयुर्विज्ञान के बारे में बताऊंगा। ये सारे क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं थोड़ा रिफ्रेश करा रहा हूं कि ये सारे चीज मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका था। बताइए, शुक्र महाग्रह का स्थान। वेरी गुड। गुलर को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? संस्कृत, वेरी गुड, उदुम्बर कहते हैं। ठीक है, वहां हमारे जो दत्तात्रेय भगवान है
ठीक है, उनका भी वाश कहा गया। तो गुल्लर है शुक्र के लिए। आम का आम कोई बता सकता है? आम में कौन से ग्रह या नक्षत्र रहते हैं? एनीबॉडी? कौन से राशि बताइए कम से कम, आम के लिए प्रचलित राशि कौन है? कन्या राशि। पीपल के बारे में, पीपल में वेरी गुड। और ये बताए वो ग्रह, कौन से ग्रह? पलाश में बताइए। कर्कट राशि। पलाश, पलाश में चंद्र रहते हैं। पीपल में धनु। नहीं, मैं कह रहा था नक्षत्र के बारे में पता है थोड़ा, कितने नक्षत्र होते हैं? 27, ये भी क्वेश्चन था। 27 नक्षत्र है। तो पीपल का जो वृक्ष है कौन से नक्षत्र में आते हैं? मैंने कहा था कि बहुत वेरी गुड, पुष्य नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट नक्षत्र होता है। आगे जाकर हम पढ़ाई करेंगे, जब बच्चे लोगों को टीकाकरण, ठीक है, जब बच्चे लोगों को टीकाकरण किया जाता है तो पुष्य नक्षत्र में ही किया जाता है, क्योंकि वो समय, वो नक्षत्र इम्यूनाइजेशन के लिए सबसे अच्छा है। तो पीपल का साथ इसका संबंध है। पीपल का जो पत्ता होता है, ठीक है, ये इम्यूनिटी बढ़ाने में भी काम करता है। पीपल का छाल, ठीक है, पीपल का जो जड़ होता है, पीपल का फल होता है, ये सारे के सारे वायरस को निकालने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, किडनी को शुद्ध करने के लिए, किडनी में भी बहुत अच्छा मेडिसिन है, ठीक है, किडनी के लिए भी बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, किडनी स्टोन को निकालने के लिए, ठीक है, ये बहुत अच्छा मेडिसिन। तो इसी विषय के साथ अन्य इंफॉर्मेशन भी आपको मिल गया, ठीक है। हमारे शरीर में वात दोष से उत्पन्न होने वाले रोगों की संख्या कितने, बताइए। हमारे शरीर में मतलब वात के टोटल कितने रोग होते हैं? इनडायरेक्टली कौन को? 20, 40, 60, 80। इजी क्वेश्चन है। 80 है। और कल हम पढ़ाई करेंगे ये 80 रोग के बारे में, ठीक है। मैं ये चीज मैंने लास्ट टाइम आप लोगों ने नोट करे थे, याद है? मैंने कहा था कि आप लोगों को एक नोट करने के लिए मैंने बताया था कि आप लोगों ने करीब 100 से ज्यादा रोगों के नाम लिखे अपने नोटबुक में, याद करो। उस समय मैंने बताया कि जो 80 रोग हैं बात के, वही रोग, जो 80 रोग में कहा कौन कौन से रोग को वो
जितने भी आप लोगों ने नोट करे हैं उसको रिलेशन कर पाए, रिलेटेड कर पाए। तो कल हम वो चीज डिस्कशन करेंगे। गिरीश चंद्र नायक आपने नोट करे थे ना? गिरीश चंद्र जी, आपके पास है सारे के सारे रोगों के नाम? तो कल कल आप एक एक नाम, मतलब आप कहते जाइएगा। यहाँ जो 80 प्रकार के जो वात के रोग हैं उसको हम समझाते जाएंगे। ठीक है, ये चीज छूट गया था। हाँ, कल कवर करेंगे। ठीक है, जो 80 किस्म के जो मतलब बात है, 40 किस्म के पित्त रोग हैं, 20 किस्म के कफ के रोग हैं। ये जो 140 जो रोग हैं, ठीक है, इस 140 रोगों का जो प्रकार है उसको संस्कृत में क्या कहा जाता है, और हमारे हिंदी में और आपके जो रीजनल भाषा में उड़िया हो गया, क्या कहा जाता है। एक एक करके हम 3 क्लास में इसको कवर कर लेंगे तो रोगों का नाम आपके दिमाग में आ जाएगा, और हमारे मॉडर्न साइंस में इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तब जाकर हम समझ पाएंगे आयुर्वेद को पूरी तरह से ठीक से। बबीता जी सुनाई दे रहा है? दीपिका जी, आप वीडियो ऑन करें। सब लोग वीडियो ऑफ क्यों कर लेते हो? पढ़ाई करने में मजा नहीं आ रहा है? ये ज्ञान ज्ञान का बात है। आप लोगों को मैं देखना चाहता हूं कैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। अटेंटिव रहो सब लोग, सुनाई करो ठीक से। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एक कव प्रकृति व्यक्ति जो जलीय क्षेत्र में निवास करता है तो उसका रोग कौन सी श्रेणी में आएगा? सुख साध्य किस्म में आएगा, कष्ट साध्य में आएगा, अनुप्रक्रम में आएगा, या आप्य में आएगा? जो लोग नए विद्यार्थी हैं, कुछ नए विद्यार्थी भी आए हैं, उनको पता नहीं है कि जनरली रोग को हम 2 ही प्रकार से हम विभक्त करते हैं, कि एक ठीक होने वाला रोग, एक ठीक नहीं होने वाला, या बहुत मुश्किल से ठीक होने वाला रोग। ठीक होने वाला रोग को फिर 2 भाग में हम विभक्त करते हैं। एक इजीली ठीक होने वाला रोग जिसको हम सुख साध्य कहते हैं, और जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है जिसको कछु साध्य या कष्ट साध्य कहते हैं। और जो पूरी तरह से लाइलाज है इसको फिर 2 भाग में विभक्त करते हैं। एक अनुपक्रम है, एक आप्य है। एक बिल्कुल बिल्कुल ही ठीक नहीं होगा, आप जितना जोर लगाएं, भगवान के अतिरिक्त उस रोग को कोई नहीं ठीक कर सकता। ये है अनुपक्रम, जो कि बहुत मुश्किल है ठीक होने में, बहुत मुश्किल है, दुष्कर है। तो इस प्रकार से जो व्याधि होते हैं इसको हम 2 भाग में या 2 श्रेणी में विभक्त करते हैं। तो प्रश्न ये था कि एक व्यक्ति जो है वो उसका प्रकृति क्या है, कब का है। अब वो कहाँ रहता है? एक जलीय क्षेत्र में रहता है। जलीय क्षेत्र मतलब मैंने कहा था कल नहीं, परसों कहा था, जहां जल मतलब जल का स्थान ज्यादा, जैसे समुद्र हो गया, झरने हो गया, या नदी हो गया, कोई भी ऐसा बड़ा जलाशय उसी क्षेत्र में रहता है, और उसका प्रकृति कब का है। तो ये कौन से व्याधि की श्रेणी में आएगा? कोई बता सकता है? जी, अनुपक्रम। अनुपक्रम सही है। अनुपक्रम सही है। कौन बता सकता है? अनुपक्रम सही नहीं है। मैंने बार बार कहा था,
प्रकृति में जो व्यक्ति है यदि उसी प्रकृति का रोग आ जाए तो वो क्या हो जाता है? और कोई नहीं बता सकता? एनीबॉडी? कोई नहीं? सुख साध्य? नहीं, सुख साध्य तो नहीं है। सुख साध्य कैसे होगा? आपके प्रकृति कफ का है और आपको पित्त रोग ने ग्रास किया। कफ का प्रकृति है मतलब आपका ठंडा प्रकृति है, आपको पित्त रोग हो गया तो वो पित्त रोग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, वो सुख साध्य में आ जाएगा, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। काउंटर हो गया ना दोनों में। आपका प्रकृति पित्त का है और आपको पित्त का रोग हो गया, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा ठीक से होने में, शरीर को निकालने में, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं ना शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए। समझ में आ गया? तो ये क्या होगा? कष्ट साध्य होगा। अनुपक्रम कैसे होगा? अनुपक्रम कैसे होगा ये भी बता देता हूं। अनुपक्रम भी हो सकता है यदि इसका इलाज ठीक से ना किया जाए और लंबी चले, मतलब बात इसमें यदि बात रोग आ जाए बीच में, कब का रोग यदि बहुत देर तक चले, मतलब 20 साल 30 साल चले, वो क्या हो जाएगा? कफवात हो जाएगा। और बात आ जाएगा तो ठीक से जल्दी ठीक नहीं होगा, तब यह अनुपक्रम होगा। लेकिन मूलतः ये कष्ट साध्य श्रेणी में आएगा। आ गया समझ में कविता जी? नेक्स्ट है, फिर एक बेग के बारे में है। मनुष्य को ज्यादातर ज्वर होता है कि नहीं? सब लोग को होता है, अभी ज्वर का सीजन चल रहा है। आपको बताना है ये जो ज्वर होता है कौन से ऐसे वेग को रोकने से होता है। ऐसा एक वेग जिसको रोकने से ज्वर होता है या ज्वर होने का संभावना बढ़ जाता है। छींक का वेग, पेशाब का वेग, क्षुधा वेग, क्या है? छींक का वेग नहीं, छींक का वेग नहीं है। छींक का वेग 50% हो सकता है, मतलब बहुत कम केसेस में छींक का वेग को रोकने से होता है, बहुत कम केसेस में। लेकिन जो मूल वेग है जिसको रोकने से ज्वर रोग या ज्वर होता है, वेरी गुड, वमन को रोकने से मतलब उल्टी, क्योंकि शरीर को डिटॉक्स कराने के लिए पेट में जो एक्सेस एसिडिटी बन गया या खाना हजम नहीं हुआ या कोई अनचाहे चीज आ गया, उसको निकालना तुरंत आवश्यक हो जाता है। उसको यदि रोकेंगे तुरंत ही शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तुरंत ही शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। छींक का वेग को रोकेंगे तो क्या होगा? हमारे नाक में मतलब जो नजलापन होता है, सर्दी होता है, कंठ में इंफेक्शन हो सकता है, श्वास नली में इंफेक्शन हो सकता है, इस प्रकार का रोग आ सकते हैं छींक का वेग को रोकने से। क्षुधा वेग को रोकने से क्या होगा? भूख हो रहा है आपको, भूख का वेग बहुत खतरनाक है। भूख हो रहा है, नहीं करेंगे तो आपके शरीर में विशेष करके जो पेट है, लीवर को यह क्षतिग्रस्त करेगा, मतलब क्षति पहुंचाएगा।
जितने भी पेट संबंधी रोग होते हैं सब लीवर से ही शुरुआत होते हैं। इस सारे के रोग होते हैं जो लोग अपना भूख को या क्षुधावेग को रोकने का कोशिश करते हैं। पाइल्स भी इसका भी एक कारण है, लेकिन इनडायरेक्टली। कॉन्स्टिपेशन होता है इसीलिए क्योंकि जब पेट को भूख लगता है, हम यदि उसको खाना नहीं देंगे तो ये प्रॉब्लम है। एसिडिटी का प्रॉब्लम, हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम क्षुधावेग को रोकने से होता है। अल्सर, पेप्टिक अल्सर, ठीक है, ये सारे भूख के वेग को रोकने से होता है। आपको पता है मधुमेह का रोग भी भूख को या क्षुधावेग को रोकने से होता है। मधुमेह का रोग जो होता है क्षुधावेग को रोकने से होता है। ब्लड प्रेशर, आप ऐसा करें कुछ समय तक आप ना खाएं तो ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब बैलेंस नहीं रहता। हार्मोनल इनबैलेंस, थायराइड का प्रॉब्लम इसी क्षुधावेग से रिलेटेड है। तो कितने सारे खतरनाक रोग हम यदि खाली पेट रहते हैं तो आते हैं, चिंता करो। बात के रोग, घुटनों में दर्द, सारे क्षुधावेग से रिलेटेड है। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एक वर्ष में कितने संक्रांति आती है बताइए? इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 12। एक वर्ष में कितने राशियां होते हैं? एक वर्ष में कितने राशियां होते हैं? 12 राशियां। एक एक राशि का एक एक संक्रांति होता है कि नहीं? एक एक राशि में एक एक संक्रांति रहता है, मतलब एक दिन एक राशि के लिए डेडिकेटेड होता है। इसको हम संक्रांति कहते हैं कि नहीं? ठीक है, तो इसी संक्रांति के दिन क्या करना पड़ेगा? राशि के हिसाब से हमको पौधे का या मतलब पेड़ का चयन करना पड़ेगा। आ गया समझ में? जैसे अभी कुछ समय पहले आप लोगों ने बताया कि चंद्र महाग्रह के लिए पलाश है, गुल्लर या उदुम्बर के लिए शुक्र है, बट के लिए बृहस्पति है। ठीक है, तो जब संक्रांति आएगा तो उसी दिन क्या करना पड़ेगा? उसी पौधे का ही जब इस्तेमाल करेंगे तो उसका औषधीय गुण ज्यादा मिलेगा। आ गया समझ में सबको? इसीलिए संक्रांति का मैंने जानबूझकर क्वेश्चन रखा कि आपको समझा सके। संक्रांति का दिन इंपॉर्टेंट होता है। कौन से ऋतु में शरीर में जो बात होता है, बात बढ़ता है, और कब संचय होता है? इसको चय कहते हैं। चय होता है, चय मतलब संचय। ठीक है, कौन से ऋतु में कब संचय होता है? संचय मतलब स्टोर होने, हमारे शरीर में स्टोर होना स्टार्ट होता है और बात बढ़ना स्टार्ट होता है। ऐसा एक ऋतु है, 6 ऋतु है। 6 ऋतु में एक ऋतु ऐसा होता है जहां वात बढ़ता है, लेकिन कब संचय होता है शरीर में? बताओ। वेरी गुड, वर्षा ऋतु ऐसा है। क्यों? वर्षा ऋतु में जो वातावरण ठंड होता है, ठंड होता है कि नहीं? बाहर ठंड होता है, नमी होता है, जो कि वात को बढ़ाता है, लेकिन कफ को संचय करता है, कफ को वृद्धि करता है, शरीर में स्टोर करता है। तो ऐसा एक ऋतु का नाम है वर्षा ऋतु, जो फिलहाल चल रहा है। अभी फिलहाल इसी समय को देखते हुए मैंने एक क्वेश्चन सेट किया था। आ गया समझ में सबको? वर्षा ऋतु कब का और बाद का?
बहुत डेंजर होता है, पित्त कम हो जाता है इसी समय। इसीलिए वर्षा ऋतु में भारी खाना, गरिष्ठ आहार नहीं करना है, ठीक है। ऑयली फूड्स अवॉइड करना है, बासी चीजों का सेवन न करें, खट्टा चीजों का परहेज रखें। यह वर्षा ऋतु का ऋतुचर्या है। आ गया समझ में? हाँ, अब आते हैं मानक मानक परिभाषा। बताइए, एक मुहूर्त कितना मिनट होता है? हम कहते हैं ना, एक मुहूर्त तक उसने नहीं ठहरा, तो वही मुहूर्त कितना मिनट को कहते हैं? कोई बता सकता है? 12, 24, 36, 48? 48, वेरी गुड। तो बताओ अभी, एक दिन में कितने मुहूर्त होते हैं? एक मुहूर्त में 48 होता है मिनट, तो एक दिन में कितने मुहूर्त होते हैं? एक दिन में कितने मुहूर्त होते हैं? थोड़ा गणित का प्रयोग करो। कितना? वेरी गुड। एक एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन 30 मुहूर्त होते हैं। पूर्व काल में वैद्य लोग मुहूर्त के हिसाब से कि ये कितना मुहूर्त तक जीवित रह पाएगा। देखो, आयुर्वेद का साइंस देखो, वैद्य का ही भाषा है ये। वैद्य लोग घंटा के हिसाब से नहीं कहते थे कि ये 6 घंटा बचे, मतलब जीवित रहेगा या 10 घंटा रहेगा। वो कहते थे इतना मुहूर्त तक ये जीवित रहेगा। तो एक दिन में 30 मुहूर्त रहते हैं। समझ में आ गया? हाँ, अब आते हैं दवाई के ऊपर। मानक परिभाषा का एक चीज, एक जो अंगुल होता है, एक उंगली, ये कितना सेंटीमीटर होता है? 1.75, 1.72 सेंटीमीटर, 1.82 सेंटीमीटर, 1.95 सेंटीमीटर, 2.05 सेंटीमीटर। अंगुल, अंगुल मतलब एक उंगली। यूज करते हैं ज्यादातर दवाई को देने के लिए कि इतना इसका खंड, इसका साइज इतना होना चाहिए। एक अंगुल है मानक परिभाषा, कलिंग पद्धति से, ठीक है। हाँ, मगध पद्धति और कलिंग पद्धति, दो पद्धति थे ना, हम डिस्कशन किए थे, याद करो। तो कलिंग वाला सबसे अच्छा रहा, ठीक है। तो वहां कलिंग के हिसाब से एक अंगुल कितने सेंटीमीटर होता है? कोई बता सकता है? 1.72, 1.72 है, 1.82 है, 1.95 है, 0.05 है, सॉरी 2.05 है। इसमें से कौन सा उत्तर सही है? क्या? वेरी गुड, 1.95। इसको नोट करो। एक अंगुल मतलब करीब करीब 2 सेंटीमीटर, मतलब 1.95। हाँ, एक बिंदु, एक बिंदु मतलब एक ड्रॉप, बिंदु, एक बूंद इसको कह सकते हैं, एक बिंदु। ये भी एक मगध प्रणाली है, राइट? सॉरी, ये हमारा कलिंग का प्रणाली है। कितने बिंदु में 1 मिलीलीटर होता है? मिलीलीटर। ये क्यों क्यों ये इंपोर्टेंट होता है? क्योंकि जब हम लिक्विड दवाई देंगे, तरल पदार्थ किसी को देंगे, खुराक जिसको कहेंगे, इसको कितना खुराक में, तो एक बिंदु, इसको जो हम कहेंगे ड्रॉप, इंग्लिश में कहेंगे ड्रॉप, एक ड्रॉप, एक ड्रॉप इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर? है? नहीं, 20, यहां देखो 15 से 20 होता है, ठीक है।
लिक्विड का प्रॉपर्टीज के ऊपर निर्भर करता है। तो जो किताब में लिखा गया है वो है 16। ठीक है, आप नेट पर भी ब्राउज कर सकते हो कि वहां 1 ड्रॉप इज इक्वल टू 16 मिलीलीटर। ठीक है, मिलीलीटर। आ गया समझ में? तो इसका क्या उत्तर होगा? 16 मिलीलीटर। आप लोगों ने लिखे हैं ठीक साथ? इसको मैंने डिस्कशन किया था मानक परिभाषा में, जो लिक्विड का मेजरमेंट सिस्टम। हाँ, और एक इंपॉर्टेंट था, उस समय मैंने डिस्कशन किया था। 4 अंगुल लंबाई, 4 अंगुल चौड़ाई, 4 अंगुल गहराई वाले पात्र को, जो तरल द्रव्य को मापा जाता है, उसको क्या कहते हैं? इसका नाम बताइए उसका। वेरी गुड, उसको कहते हैं कुदवा पात्र। जो लोग भूल गए हैं, याद रखो, मैंने कहा था उस समय की 4 अंगुल मतलब चौड़ाई, 4 अंगुल लंबाई और 4 अंगुल गहराई वाला एक पात्र रहता है मेजरमेंट के लिए। उस समय तो लीटर नहीं था ना, एक जैसे जग होता था 1 लीटर मग में, जब हम लोग मतलब मापने का काम करते हैं, मेजर करने का काम करते हैं, उस समय कुदवा पात्र से ही वैद्य लोग करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी अभी कहा भी मैंने, सूखापन, ठंड और परिवर्तन कौन से पंच महाभूत का लक्षण है? सूखापन, ठंड और परिवर्तन कौन से पंच महाभूत का लक्षण है? आकाश भी तो वायु का है। आकाश, वायु, अग्नि, जल। वायु ठीक है, परिवर्तन है, लेकिन बात कौन से 2 महाभूत को मिलाकर होता है? बात, बात दोष या बात प्रकृति, जो भी बोल सकते हो, कौन से 2 पंच महाभूत से मिलाकर होता है? कविता जी बताइए, थोड़ा मैं भी पूछता हूं। वात के रोग जो होते हैं, कौन से 2 पंच महाभूत को मिलाकर वात का रोग होता है या वात का दोष उत्पन्न होता है? पंच महाभूत जो होते हैं, कौन से 2 महाभूत? कविता जी सुन पा रहे हैं? क्या? वायु और पृथ्वी, ये सही है। देखो कितना मतलब, इसलिए तो मैं इसको रिफ्रेश करा रहा हूं क्वेश्चन को। हाँ, आप सबको रिफ्रेश बनाने का कोशिश इसीलिए है कि आप लोग का कंसेप्ट थोड़ा अभी भी ठीक नहीं है। वात मतलब क्या है? हल्का चीज। जैसे पृथ्वी तत्व आ जाएगा तो क्या होगा? भारी हो जाएगा। तो इसका तो अगेंस्ट हो गया। वायु है और क्या है? आकाश। शून्य तत्व है। आकाश का कोई वजूद नहीं होगा, शून्य तत्व है। तो आकाश और वायु तत्व को मिलाकर वात दोष का निर्माण होता है। वैसे पित्त बताइए, क्या बोल रहे थे गिरीश जी? हाँ, आकाश तो ठीक है। हाँ, पित्त का बताइए, कौन से 2 महाभूत हैं? कविता जी क्या बोल रहे हैं? मतलब क्लियर बोलिए, क्या है? वेरी गुड, अग्नि और जल से पित्त। कब का? पृथ्वी और जल।
ठीक है, सबको आ गया समझ में? हाँ, अब आते हैं चक्र के ऊपर। हमारे शरीर में कितने चक्र होते हैं? शरीर में कितने चक्र हैं? 7 चक्र हैं। चक्र मतलब क्या है? हमारे जो मेरुदंड है उसका मूल जहां है वहां से लेकर पूरी सिर तक, पूरा ऊपरी ऊपरी हिस्सा तक, जिसको हम तालू कहते हैं, ठीक है, यहां तक चक्रों का स्थान है। तो चक्र ये ऐसा जगह है जहां नाड़ियां मिलते हैं, संधि है, वहां जॉइंट्स, एक प्रकार का जॉइंट्स है नाड़ियों का, ठीक है। हमारे शरीर में कितने लाख नाड़ी होते हैं जानते हैं? कोई बता सकता है? नाड़ियां, नाड़ियां मतलब क्या है? ये जो वेन्स, छोटे छोटे वेन्स, आर्टेरीज, या जिसको धमनी कहते हो आप, शीरा कहते हो, छोटे छोटे 72,000, ठीक है, 72,000 नाड़ियां, उनका जॉइंट्स जो हो गए 7 जॉइंट्स हो गए, और एक एक जॉइंट्स में एक एक चक्र रहता, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, शरीर में मणिपुर चक्र कौन से पंच महाभूत से प्रभावित होता है? मणिपुर चक्र। वेरी गुड। क्यों? मणिपुर चक्र का स्थान कहां है? नाभि में है। मतलब ये जठर अग्नि का ही काम करता है। मतलब ये, जिसके शरीर में मणिपुर चक्र दुर्बल होगा उसके शरीर में पाचन शक्ति कमजोर होगा। आ गया समझ में? मूलाधार चक्र में कौन सा पंचमहाभूत रहता है? मूलाधार चक्र में मूल आधार, आधार है, पृथ्वी रहेगा। जिसका मूलाधार चक्र स्ट्रांग है वो व्यक्ति धैर्यवान बनेगा, सहिष्णु बनेगा, बुद्धिमान बनेगा, शक्तिमान बनेगा। मूल है ना, मूल जिसका स्ट्रांग है वो शक्तिशाली बनेगा। ठीक है, आ गया समझ में? जिसका विशुद्ध चक्र स्ट्रांग रहेगा वो क्या करेगा? वो अच्छा संगीत बोलेगा, कंठ में है रहता है विशुद्ध चक्र, अच्छा उसका वॉइस सुंदर बनेगा, ठीक है, क्योंकि विशुद्ध चक्र उसका थोड़ा एक्टिवेटेड है। आ गया समझ में? जिसका आज्ञा चक्र एक्टिवेट होगा वो त्रिकालदर्शी बन जाएगा, सारा भूत भविष्य सब कुछ देख पाएगा, ठीक है। ऐसे ऋषि मुनि लोग रहते हैं जो लोग त्रिकालदर्शी होते हैं, उनका आज्ञा चक्र एक्टिवेटेड। और सहस्रार जिसका एक्टिवेट हो गया वो अपने इच्छा से मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, अपने इच्छा से। ये भी आयुर्वेदिक साइंस है, सहस्रार को एक्टिवेट करे। कैसे? इसके लिए कड़ी तपस्या और गुरुओं का साधना आवश्यक होता है। सहस्रार से हम परमात्मा को जब चाहे मिल सकते हैं, अपना शरीर को जब चाहे छोड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को बताना है, जो घी होता है, देसी गाय का घी जो पीला रंग का होता है, जिसको मैंने कहता हूं जो जितना ज्यादा फ्रेश होता है उतना अच्छा हो रहता है हमारे डाइजेशन के लिए। जितना ज्यादा पुरानी होती जाती है उतना ज्यादा नश्य क्रिया के लिए या अभ्यंग क्रिया के लिए, अभ्यंग मतलब मालिश करने के लिए, घी जितना ज्यादा पुरानी होती जाएगी वो उतना ही मालिश के लिए अच्छा है। नश्य के लिए, नश्य मतलब नाक में डालने के लिए अच्छा है। लेकिन जितना ज्यादा ताजा है, फ्रेश है, वो खाने के लिए अच्छा है। तो जब खाने के लिए हम किसी मतलब घी का इस्तेमाल करेंगे
उसका कलर कैसा होना चाहिए? पीला होना चाहिए। ठीक है, तो पीले वाले एक जो कटोरी, एक कटोरा घी है आपके समक्ष, एक पिक्चर मैंने डाला हुआ है। आपको बताना है उसका विपाक क्या है। घी का विपाक क्या है? कटु है, अम्ल है, मधु है, तिक्त है। घी का विपाक क्या है? मधु है। आप कभी प्रयोग करे हैं ना? ऐसे ही मतलब पढ़कर करें। यदि नहीं करे हैं तो कल ऐसा करें। आपको क्या करना पड़ेगा? आप यदि दाल, देखो जो माताएं हैं, सब लोगों को मैं कहता हूं, अपने घर में आपके जो बीबी है या आपके घर में जो माताएं हैं उनको कहे कल कि इसका विपाक का परीक्षण हो। घी से ही रसोई का काम करें। कैसे? उसको फ्राई जब कर रहे हैं तेल ना लगाएं, घी लगाएं, उसमें जीरा भी थोड़ा डालें। ठीक है, देखना 1 घंटे के भीतर आपके मुंह में मीठापन आ जाएगा पूरी तरह से। ये विपाक का प्रैक्टिकली आपको समझ में आ जाएगा विपाक क्या है। पूरा स्वीटनेस आ जाएगा आपको, दिन भर चुस्त महसूस होगा यदि शुद्ध घी है तो। ठीक है, मतलब यही कि ये पूरी तरह से जठर अग्नि को पूरा ठीक कर देता है। उसका विपाक जो है मधु रस के हिसाब से आ जाता है। आ गया समझ में? क्या करना पड़ेगा? जो आप तेल में जो उसको फ्राई करते हो, कोई भी चीज ले लो, तरकारी लो, दाल लो, किसी भी सब्जियां लो, ठीक है, आप कोई भी या नाश्ते बना लो, घी से फ्राई करो थोड़ा जीरे के साथ। ठीक है, मुंह में मीठापन आएगा 1 घंटे के भीतर और दिन भर आपको चुस्त लगेगा, मस्त लगेगा। क्या है? किसी का सवाल है? जी आशीष जी बताइए। अब करिए। देखो घी का सेवन करने से क्या क्या लाभ होता है। शरीर को बल्य, मतलब ये इसको आयुर्वेद में बल्य कहा गया है। बल्य मतलब बल कारक। ठीक है, दृष्टि शक्ति को वापस लाने वाला। ठीक है, लिवर को रिकवर कराने वाला, किडनी को रिकवर कराने वाला, हार्ट प्रॉब्लम के लिए सबसे अच्छा है। हार्ट के लिए, हार्ट डिजीज के लिए घी घृतेनम आयु वर्धते। ठीक है, आयुष को बढ़ाने वाला घी सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, ब्लॉकेज को ठीक करता है, ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, हेयर ग्रोथ के लिए अत्यंत उपयोगी मेडिसिन, पित्तनाशक घी। चिकनाहट, घुटनों में चिकनाहट कम हो गया है, घी है इसका मेडिसिन। पाइल्स के लिए सबसे अच्छा मेडिसिन। ठीक है, तो इतना अच्छा प्रोसेस यही है। घी को जब भी खाएं, गर्म खाएं, ठंडे के साथ इसका दुश्मनी है। ठीक है, घी खाने के बाद ठंडा पानी ना सेवन करें। ठीक है, तो इसका विपाक मधुर है। हाँ, अब थोड़ा जब विपाक के बारे में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो ये जो डाइजेशन का क्रिया, हमारे जो खाद्य नली है मुंह से लेकर मलद्वार पर्यंत, इसमें से विपाक का एक एक स्थान होता है। ठीक है, और उनका एक रस होता है, एक एक जगह से एक एक रस निकलता है और हमको फीलिंग्स देता है। तो जो कटु अवस्था पाक कौन से जगह से संपन्न होता है? अवस्था पाक, विपाक, अवस्था पाक, इसके बारे में मैंने पढ़ाया था। तो जो कटु अवस्था पाक है, ये कौन सी जगह, हमारा जो पाकस्थली है, स्टोमक जिसको कहते हैं, बड़ी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत। ठीक है, इसमें कौन सी जगह कटु अवस्था पाक का जगह होता है?
पक्वाशय, फिर है पंचमानाशय, अमाशय, पित्तशय। तो क्या है, मैंने कहा था बहुत बार, पूरी तरह से समझाया था कि कैसे डाइजेशन क्रिया होता है। अवस्थापाक की मतलब, अवस्थापाक मतलब क्या, कौन सी अवस्था में है वो पाक, पाक मतलब या डाइजेशन हो रहा है, कौन से अवस्था में, मतलब कौन सी वर्तमान परिस्थिति में वो डाइजेशन का क्रिया कर रहा है। मुंह में है तो एक प्रकार का डाइजेशन है, पक्वाशय में है तो एक प्रकार का डाइजेशन है, फिर है पित्ताशय है, एक प्रकार का है, पंचमाशय एक प्रकार का है। तो उत्तर क्या होगा, कोई बता सकता है? बताया था डाइजेशन की क्रिया, मैंने एक क्लास लिया था, आपको याद करो। याद नहीं आ रहा है? आप लोगों ने क्या उत्तर रखे हैं, लिखे हैं? जी हिमांचल जी बताइए। ना, ये तो नहीं है उत्तर। सही उत्तर है पक्वाश है, ठीक है। पक्वाशय में कटु का फीलिंग्स आता है। हमारे जो छोटे आंत है, जिसको हम पाकस्थली कहते हैं, वहां पक्वाशय का ही रोल ज्यादा होता है। पित्ताशय, पित्ताशय मतलब क्या है, जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, वहां क्या होता है, अम्ल का रोल होता है। खट्टा लगेगा, जैसे मुंह में खट्टा ढकार आ रहा है, जान लो कि पित्ताशय में ही खाना है और वहां से ही गड़बड़ी है। पक्वाशय में है तो कटु लगेगा। तो जिस जिस जगह से वो डाइजेशन कर रहा होगा, उसी का फीलिंग हमारे मुंह में आएगा। इसको कहते हैं अवस्था पाक। आ गया समझ में सबको? बड़ी आंख तक भी आता है इसका प्रभाव। मुंह में जो छाले होते हैं, क्यों होते हैं मुंह में छाले? इसलिए होते हैं क्योंकि जो बड़ी आंत होता है वहां जल का अभाव होता है, ड्राइनेस हो जाता है, रूखापन आ जाता है। वहां लाल होता है तो मुंह में भी लाल हो जाता है। तो पूरी तरह से मुंह से लेकर मलद्वार पर्यंत जो डाइजेशन का क्रिया और पचाने और एसिमिलेशन जिसको कहते हैं, मतलब ब्लड के साथ जो एसेंशियल चीज होते हैं मिलते हैं, रहते हैं, खून में तब्दील हो जाते हैं, कन्वर्ट होते हैं, एब्जॉर्प्शन का क्रिया होता है। ये सारे डाइजेशन का क्रिया है। हम जब एक एक ग्रोह के ऊपर पढ़ाई करेंगे तो और डिटेल में इसके पढ़ाई करेंगे, पूरी तरह से डाइजेशन का क्रिया कैसे होता है, फैट डाइजेशन कैसे होता है, प्रोटीन डाइजेशन कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। पिक्चर है पीपल का, अस्तग्रस्त जो पेड़ है, उसका विपाक क्या है? मधुर है, कटु है, अम्ल है, तिक्त है? कटु है। वेरी गुड। हार श्रृंगार का क्या है? कौन सा रस है? इसको इसमें विपाक के लिए क्वेश्चन नहीं है, इस क्वेश्चन है हार श्रृंगार का जो फूल है, देखो उसका फूल है, पत्ता भी है, ये कौन से रस युक्त है? मधुर रस है, तिक्त रस है, कषाय है, अम्ल रस है?
पारिजात इसको कहते हो, पारिजात का तिक्त है। वेरी गुड। विरेचन क्रिया मतलब क्या होती है? उल्टी करना, ठीक से नींद लेना, अभ्यंग करना, मल और मूत्र करवाना। विरेचन मतलब इजी क्वेश्चन, मल और मूत्र करना। एक व्यक्ति जो अपने आप को वैद्य से ऊपर मानता हो, देखो ऐसा भी होता है। बहुत बहुत पेशेंस लोग, रोगी लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, मैं तो तुमसे भी ज्यादा जानकार हूं, मैं तुमसे भी बड़ा वैद्य हूं, या तुम क्या वैद्य हो, तुमसे भी अच्छा वैद्य के पास में जाऊंगा, तुम्हारे पास मैं कोई इलाज नहीं कराऊंगा। इस प्रकार मानने वाले रोगियों को कौन सी श्रेणी में अंतर्भुक्त करेंगे? अनुपक्रम या फिर असाध्य कष्टसाध्य? बताइए। वेरी गुड, अनुपक्रम श्रेणी में करेंगे, इसीलिए इनका इलाज ना करें तो बेहतर है। देखो आयुर्वेद में भी मना कर रहे हैं, इस प्रकार का पेशेंट्स को ट्रीटमेंट नहीं करेंगे जो आपको विश्वास न करे, इसीलिए मैंने रखा। जो व्यक्ति दिन में सोता, उसके कौन से दोष पड़ता है? जो व्यक्ति दिन में ज्यादा सोते हैं, उनको कौन से दोष से ज्यादा प्रभाव पड़ता है? कफ का। वेरी गुड। ज्यादा सोएंगे तो क्या है? कफ का ही वृद्धि होगा। हम सबको सूर्योदय से पहले ही शौच क्रिया कर लेना चाहिए। इसका कारण सूर्योदय से पहले हमारे शरीर में जी प्रदीप क्या बोल रहे हैं? क्या है प्रश्न, क्या है? बताइए। प्रदीप जी बोल रहे थे क्या? वेरी गुड। तो हम सबको कौन से समय मल त्याग करना पड़ेगा? शरीर में जब वात का प्रकोप ज्यादा रहेगा, उसी समय मल त्याग या विरोचन का क्रिया करेंगे तो ज्यादा लाभकारी होगा। ठीक है, तो वात, इसका उत्तर क्या है? वात। जब वात बढ़ता है शरीर में, कौन से समय बढ़ता है? शरीर में वात कौन से समय बढ़ता है? बताइए। कौन से ऐसे समय हमारे शरीर में वात का प्रकोप ज्यादा रहता है? बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको कहते हैं। हाँ, 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, शाम को इसको अपराह्न, ठीक है, 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, और रात के 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, ये है। लेकिन ये जो 6 जो बोल रहा हूं, ये 6 नहीं, सूर्य उदय तक। सूर्य उदय हो गया तो शरीर में कफ का वृद्धि होगा, या सूर्यास्त हो गया तो उसी समय कफ का वृद्धि होगा। हम लोग जानने के लिए 6 बजे तक कह देते हैं, ठीक है। तो उसी समय मल या मूत्र के लिए सबसे अच्छा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुराने काल में कौन सी बीज को वजन मापने के लिए व्यवहार किया जाता था? चने, भुंजा, मोती, सिंब? भुंजा। आप देखे होंगे काला और लाल रंग का होता है।
मगध के हिसाब से एक मासा कितना मिलीग्राम होता है? एक मासा कहते हैं ना, हम जब जाते हैं बढ़िया के पास सोना खरीदने के लिए या सिल्वर खरीदने के लिए जाते हैं, तो मस्सा का यूज करते हैं। ये कितना मिलीग्राम होता है मगध के हिसाब से? और कलिंग के हिसाब से क्या होता है? दोनों के हिसाब से बताओ। मगध के हिसाब से क्या है और कलिंग के हिसाब से क्या है? दोनों का मान पद्धति अलग अलग है। और कलिंग को ही ज्यादा अभी मॉडर्न साइंस में कलिंग का ही ज्यादा व्यवहार किया जा रहा है। तो बताओ, एक मासा कितना मिलीग्राम होता है? ग्राम नहीं, मिलीग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। तो कितना मिलीग्राम होता है एक मासा? बताइए, कौन बताएगा? कौन? हाँ, वो क्या है, मगध का है या कलिंग का है? कलिंग का है। मैंने कहा मगध का क्या है? कलिंग का ठीक है। एक मासा इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। एक कलिंग का है। अभी चल रहा है ना, अभी यही परंपरा चल रहा है। मगध के हिसाब से एक मासा कितने मिलीग्राम होता है? वेरी गुड, 750 मिलीग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गर्भावस्था में महिलाओं को उल्टी आती है। ज्यादा उल्टी जैसी समस्याओं को ठीक करने के लिए आप कौन सी द्रव्य का सेवन कराने का परामर्श देंगे? मैंने कहा था उस समय, बहुत बार कहा था, ज्यादातर लोग, महिलाओं में उल्टी का शिकायत रहती है, या आप लोग देखे होंगे जो लोग बस में ट्रैवल करते हैं या कार में ट्रैवल करते हैं तो ज्यादातर उल्टी आती है। तो हम उनको कौन से प्रकार के द्रव्य का सेवन कराने का सलाह देंगे? संग्राही द्रव्य का, वामक द्रव्य का, विरेचक द्रव्य का, पाचन द्रव्य का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी गुड, पाचन द्रव्य है इसका सही उत्तर। पाचन द्रव्य से क्या होता है, मुंह का जो लाल होता है बनने लगता है। जब मुंह का लाल बनेगा तो भीतर में जो एसिडिटी बन रहा है, जिसके कारण ही वोमिटिंग आ रहा है, उल्टी आ रहा है। ठीक है, मतलब यही कि जब कोई चीज हजम ठीक से नहीं होगा तो भीतर एसिडिटी बनेगा, अम्ल बनेगा, तो उसको निकालने के लिए शरीर क्या करेगा? उल्टी कराएगा। तो यदि हम क्षारीय चीजों का सेवन कराएंगे, कैसे? मुंह का लाल से बड़ा क्षारीय चीज कुछ नहीं होता। तो मुंह का जो लाल होता है, जितना ज्यादा मुंह का लाल भीतर लेंगे, उल्टी ऑटोमेटिकली ठीक होगा। मुंह का लाल कैसे बनेगा? जब कोई भी चीज हम खाएंगे, मुंह में रखेंगे, जैसे इमली रख लिया, आंवला रख लिया, ठीक है, या आप कोई कटु चीज रख लिया जहां से लाल ज्यादा बनता है, या आप पाचन द्रव्य का उदाहरण देख लो तो क्या होगा? मैंने कहा था उस समय, पाचन द्रव्य का जो पीपरमेंट होता है, ठीक है, पीपरमेंट है सबसे अच्छा पाचन द्रव्य। उस समय मैंने कहा था कि सब लोग घर में बनाओ अमृत धारा, अजवाइन का शहद लो, आप कर्पूर लो, खाने वाला भीमसेनी कर्पूर लो, साम मात्रा में लो, और पीपरमेंट, दोनों तीनों को मिला देने से एक लिक्विड पदार्थ निकलेगा। वो सबसे अच्छा मेडिसिन है पाचन द्रव्य का। वो सबसे अच्छा, करीब करीब 50-60 रोग को अकेले ही ठीक करता है ये। ठीक है, तो उल्टी को भी ये ठीक करेगा। घर में बनाने वाला चीज है, आप वैद्य हो, सबके पास होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से पंचमहाभूत दुर्गंध फैलाने का काम करता है? कौन से पंचमहाभूत
दुर्गंध, शरीर में जो दुर्गंध है उसको फैलाने का काम करता है। आकाश, वायु, अग्नि फैलाने का काम। जी, पृथ्वी, अग्नि, इसका सही उत्तर है अग्नि। कोई भी चीज को फैलाने का काम, फैलाने का काम अग्नि का ही है। संक्रमण को फैलाने का काम अग्नि का है। मतलब आप लोग, जब किसी को कैंसर होता है, कैंसर एक बेस्ट एग्जांपल है आपको समझने के लिए। मान लो किसी को एक अंग में कैंसर होता है, कुछ दिनों में, कुछ सालों के बाद, कुछ तो दिन तो नहीं, कुछ सालों के बाद वही कैंसर पूरे शरीर में फैल जाता है, तब उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तब उसको बचाना मुश्किल हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उसके शरीर में जो अग्नि तत्व है पूरी तरह से इनबैलेंस हो जाता है। जब शरीर में अग्नि तत्व इनबैलेंस होता है तो इन्फेक्शन को और बढ़ावा देता है, फैलाने का काम करता है। और शरीर में जब पृथ्वी तत्व, ठीक है, जब दूषित हो जाता है तो उसी पृथ्वी तत्व को दुर्गंध के रूप में पूरे शरीर में अग्नि तत्व ही फैलाता है। ठीक है, हमारे शरीर में जैसे कि कोई इंसान है जो काम नहीं करता है, शारीरिक श्रम कम करता है, तो उसका शरीर में कफ का वृद्धि होता है। जब कफ का वृद्धि होता है तो देखेंगे उसका पसीने में बहुत बदबू आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसका शरीर में जो अग्नि है वो विकृत हो गया है। तो उसको क्या कराने की सलाह देंगे? उसको खूब पसीना निकालने का सलाह देंगे ताकि उसका तन शुद्ध हो जाएगा, अग्नि ऑटोमेटिकली शुद्ध होगा। ठीक है, ठीक है जी, आ गया समझ में? देखो, रामायण काल का एक उदाहरण देता हूं। रामायण काल में जब ऋषि महर्षि विश्वामित्र यज्ञ करते थे तो उसी यज्ञ को अपवित्र करने के लिए राक्षस लोग उसी यज्ञ कुंड में तरह तरह के हड्डियां, ठीक है, पशु और मनुष्य की हड्डियां, रक्त, मांस, इस प्रकार का चीज उसको डालते थे, इसीलिए क्योंकि अग्नि को अपवित्र किया जाए। वैसे ही हमारे शरीर में जो अग्नि है, जो 13 प्रकार के जो अग्नि होते हैं, ठीक है, वही अग्नि, उसको अशुद्ध करना हम अपनी इच्छा से ही करते हैं। जब हम कुछ काम नहीं करेंगे, खाली बैठकर खाएंगे, तो यह अग्नि क्या होता है? अशुद्ध हो जाता है। मांस का भक्षण करेंगे, ठीक है, खराब चीजों का, तली हुई चीजों का सेवन करेंगे तो अग्नि अशुद्ध होता है। शुद्ध कैसे होता है? जब अग्नि में घी का डालेंगे, घी का सेवन कराएंगे तो अग्नि शुद्ध होता है। ठीक है, आ गया समझ में? जितना ज्यादा फिजिकली एक्सरसाइज करेंगे या काम करेंगे, अग्नि शुद्ध होता है। घर्षण से अग्नि पैदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेल, एक मेल दिया गया है, मेल मतलब मेलक, ज्वाइंट्स, रिलेशनशिप बताएं, कौन सा मेल ठीक नहीं है? ठीक नहीं है, देखो आपको चयन करना पड़ेगा। 4 ऑप्शन है: गोबर पृथ्वी, गोमूत्र जल, दही आकाश, घी अग्नि। इनमें से कौन सा मेल ठीक नहीं है? मतलब ये पंचगव्य और पंचमहाभूत दोनों से मैं मिलाने के बाद की गई है यहाँ क्वेश्चन में। तो कौन से पंचमहाभूत में कौन से पंचगव्य है? पंचगव्य और पंचमहाभूत को मिलाने का काम। तो गोबर में कौन से पंचमहाभूत रहता है? वेरी गुड। गोमूत्र में? वेरी गुड। दही, दही में क्या पंचमहाभूत रहता है? वेरी गुड। घी, घी प्रज्वलित करता है, अग्नि है।
तो यहाँ क्या होगा उत्तर? गोमूत्र जल है। जल कहाँ होना चाहिए? दूध में। दूध दूध दूध। वायु तत्व गोमूत्र में क्यों है बताओ? मैंने कहा था, गोमूत्र का स्पेशल क्लास लिया था उस समय, कहा था कि वायु तत्व गोमूत्र में है। इसका प्रमाण क्या है? नाड़ी शोधन का सबसे अच्छा जो काम करता है वही गोमूत्र है। पूरी तरह से, पूरा फटाफट, विदिन मतलब 10 मिनट में ये काम कर लेता है, पूरी शरीर को शोधन कर लेता है। पानी को 48 मिनट लगता है मूत्रपिंड तक लाने, मतलब पहुंचने के लिए, जबकि गौमूत्र को 12 मिनट लगता है पूरी तरह से नाड़ी शोधन के लिए। सबसे अच्छा मेडिसिन गौमूत्र है। लेकिन गौमूत्र के नाम से बहुत लोगों को ठगा जा रहा है, इसलिए सावधान, सबको सावधानी रखना चाहिए। शुद्ध गौमूत्र, जो गाय शुद्ध देसी हो, ठीक है, कम से कम जो गाय 40 किलोमीटर चलती हो, ठीक है, ये गाय 40 किलोमीटर चलना चाहिए। ठीक है, आपको हैरानी लगता होगा, लेकिन ये सच है कि ये गाय अपने आप को शुद्ध, मतलब अपने आप को निरोगी रखने के लिए 40 किलोमीटर तक चलती है एक दिन में, एक दिन में। और स्वस्थ होना चाहिए, गर्भवती ना हो। वैसा ही जो वन में जाए चरने के लिए, वही गाय का गोमूत्र दिन बार के हिसाब से, इसका भी प्रभाव अलग अलग होता है, लेना है। तो ये नाड़ी शुद्धिकरण के लिए सबसे अच्छा मेडिसिन है। तो बाजार में जो मिल रहा है, जो गोमूत्र वाले का, ये नहीं, पूरी देसी गैया का शुद्ध, और वो भी 24 आवर्स के भीतर यूज करना है। ज्यादा समय के बाद यूज करेंगे तो उसका दोष और प्रकृति अलग हो जाएगा। ठीक है, इसका भी मैं थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ। मैंने इसके लिए 2 क्लास लिए थे। ठीक है, याद आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा क्योंकि टाइम हो गया है। कल तो नहीं होगा, कल हम बात के ऊपर डिस्कशन करेंगे, तो ये नहीं होगा। नहीं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कल भी क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, कल भी हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। बात का रोग जो 80 किस्म के रोग हैं, ये थोड़ा आगे लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से आप लोगों को रिफ्रेश करा रहे हैं। ठीक है, आ रहा है ना याद सबको? क्या क्या क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ाई किए थे लास्ट टाइम, सबको याद आ रहा है ना? रेस्पॉन्ड करें। जी, सबको याद आ रहा है कि नहीं? ये सारे क्लासेस हम ले चुके हैं ऑलरेडी। रणमेरा जी, हाँ, ये इसलिए थोड़ा रिवाइज करा रहे हैं आप सबको, और इसका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, कौन से पित्त के कारण, देखो, कौन से पित्त के कारण मनुष्य में द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, प्यार, पराक्रम के भावना आती है? पित्त भी 5 प्रकार के होते हैं और उनका एक एक स्थान होता है। मैंने बताया था, बहुत बार डिस्कशन किए थे। तो उनका नाम था साधक पित्त, रंजक पित्त, आलोचक पित्त, राजक पित्त। इनमें से एक पित्त है जिसका काम है कि शरीर में द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, प्यार, पराक्रम जैसे भावना को उत्पन्न कराए। तो ऐसा कौन सा एक पित्त है बताइए? 4 पित्त के में से कौन सा राइट है? कौन बताएगा? एनीवन? साधक पित्त। साधक पित्त कहाँ रहता है? कहाँ रहता है साधक पित्त का स्थान? हृदय में रहता है। रंजक पित्त का स्थान? अमाशय में रहता है। राजक पित्त का स्थान? त्वचा में रहता है। आलोचक पित्त का स्थान?
आंख में रहता है। आ गया समझ को? ठीक है, ये सारे जो मतलब पित्त का स्थान है, यहाँ से हम पित्त का चेकिंग करते हैं। चर्म को देखकर भी जान पाएंगे कि चर्म में मतलब पित्त का प्रकोप क्या है। चर्म को देखकर ग्लेजिंग करता है ना, स्किन ग्लेज करता है, ग्लो करता है, तो पित्त है। ठीक है, भावना, ईर्ष्या, क्रोध, इस प्रकार का भावना आ रहा है मन से, जो भावना, ये सारे साधक का ही। आलोचक का आंख से देखना है। हेमोग्लोबिन का पोजीशन आंख से ही पता चलता है, आंख कितना लाल है। ठीक है, पित्त यहां से ही, मतलब यहाँ पित्त है ना, आलोचक पित्त। आ गया समझ में? नेक्स्ट, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। समय हो गया, बहुत रिवाइज करने के लिए थोड़ा आपको 1-2 क्लास लगेगा। ठीक है, और पूरी तरह से जो चीज मतलब आप लोगों ने थोड़ा भूल गए होंगे, याद आ जाएगा। ठीक है, क्लास कैसा रहा आपको बताएं? आज का क्लास कैसा लगा है? ठीक है, आगे और अच्छा लगेगा जब हम स्टार्ट करेंगे कुमारवर्त्य। ठीक है, नीलकंठ जी, डाउट क्लियर हो गया? तो और कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो क्लास रखते हैं आज। किसी का कोई डाउट नहीं है तो रखते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, जय जगन्नाथ। हैं? पत्ते का विपाक क्या है? कौन से पत्ता? पिप्पल अस्वस्थ, कटु है। ठीक है, ठीक है।